हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। यहाँ पे हम बायोलॉजी लेक्चर सीरीज को चला रहे हैं। तो इसमें अभी तक हमने कंप्लीट किया है एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम में अभी तक हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके कंटिन्यूएशन में हम इस एनिमल किंगडम के बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जो लास्ट लेक्चर में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें जो है हमने आपको बताया था जर्म लेयर और उसके बिहाफ पे जो ऑर्गेनिज्म की दो कैटेगरीज बनाई गई है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, उसको मैंने समझाया। आज का जो लेक्चर होगा वो फर्दर जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं उनमें बॉडी कैविटी के होने के बेसिस पे, यानी जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है उनमें अब बॉडी कैविटी होती है और कैविटी के कितने टाइप होते हैं उसको बताऊंगा और उसको कैसे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं इस चीज़ को समझेंगे। तो ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बॉडी कैविटी, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में बॉडी कैविटी, जिसको हम सीलोम बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे बॉडी कैविटी। कैविटी मतलब एक हॉलो स्पेस है जहाँ पे ऑर्गन होते हैं, जिसे एक नेम दिया जाता है सीलोम। ठीक है, एक्चुअल में देखिए जैसे हमारी जो बॉडी है, जैसे मान लीजिए ये कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, तो हमारी जो बॉडी होती है इस बॉडी में कैविटी होती हैं। जैसे यहाँ पे डायफ्राम होता है, ठीक है, यहाँ पे डायफ्राम होता है जो एक पार्टीशन होता है और यहाँ पे आपके ऑर्गन रखे होते हैं। जैसे ये दोनों लंग्स हैं, ये आपका हार्ट है और ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमेन के ऑर्गन है और यहाँ पे आपके जेनाइटल ऑर्गन है। तो ये आपकी बॉडी कैविटी है। इन सब चीज़ों को, ये जो इंटरनल ऑर्गन को रखने का जो अरेंजमेंट है, इसी को हम बॉडी कैविटी बोलते हैं। इस बॉडी कैविटी का जो प्रिकर्सर है वो सीलोम होता है। सीलोम एक्चुअल में एम्ब्रियो का पार्ट होता है। एडल्ट में यही सीलोम एडल्ट के बॉडी कैविटी का फॉर्मेशन करता है। तो सीलोम का होना एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक्चुअल में आपकी बॉडी में दो तरीके के ऑर्गन है। जैसे ये आपका हैंड है, ये एक एक्सटर्नल ऑर्गन है, ठीक है, ये एक एक्सटर्नल ऑर्गन है। जैसे यहाँ पे आपका ईयर लगा है, ठीक है, यहाँ पे आईज हैं, तो ये सब एक्सटर्नल ऑर्गन है। यहाँ पे आपके पैर लगे हैं, ठीक है, ये सब एक्सटर्नल ऑर्गन हैं। और हमारे अंदर इंटरनल भी ऑर्गन है। इंटरनल ऑर्गन में बहुत इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी के सारी। तो हमारे बॉडी में दोनों टाइप के ऑर्गन होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। प्लांट में हमने ये बात डिस्कस नहीं की थी। प्लांट में कोई सीलोम जैसी चीज़ नहीं है। आप किसी प्लांट को काटते हैं तो उसके अंदर से हार्ट नहीं निकलता है। प्लांट के अंदर एक्चुअल में मैंने बताया ही था, प्लांट की बॉडी में मैक्सिमम ऑर्गन ग्रेड जो है उसके सब एक्सटर्नल ऑर्गन है। जैसे कि लीफ, जैसे कि रूट, जैसे कि फ्रूट और फ्लावर, ये सब उसके ऑर्गन हैं। और सारे ऑर्गन बॉडी के सरफेस पे होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। वहाँ इंटरनल ऑर्गन है ही नहीं, क्योंकि बॉडी में कोई कैविटी नहीं, कोई हॉलो स्पेस नहीं होता। लेकिन एनिमल के बॉडी में ये हॉलो स्पेस है। इसकी मेन वजह ये है कि प्लांट एक स्टैटिक नेचर का, जैसे ये देखिए ये एक प्लांट है, ये एक स्टैटिक नेचर का ऑर्गेनिज्म है, इसे एक ही जगह रहना है। तो ये सारे अपने ऑर्गन जो है वो ऐसे बाहर हवा में जो है इस तरीके से अरेंज किए हुए हैं। इसके सारे ऑर्गन एक्सटर्नल है, इसको मूव नहीं करना है। लेकिन एनिमल में ये ऑर्गन को हम एक्सटर्नल नहीं रख सकते। आप इस तरीके से इमेजिन करिए कि आपके इंटेस्टाइन ऐसे बाहर लटकी हुई हों, आपके लंग्स ऐसे बाहर लटके हुए हों, हार्ट ऐसे सरफेस पे हो, तो किडनी ऐसे बाहर लगी हुई हो, तो ये आपको चलने में मुश्किल करेगा। मतलब आपका जो मूवमेंट होगा उसमें डिफ़िकल्टी क्रिएट करेगा। तो एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ कि इन सारे वाइटल ऑर्गन को रखने के लिए बॉडी के अंदर कैविटी का एवोल्यूशन हुआ। और वो कैविटी का फॉर्मेशन कैसे होता है वही आज का टॉपिक है। और कौन से वो फाइलम है जिनमें ये कैविटी होती है, कौन से हैं जिनमें कैविटी नहीं होती है, और कैविटी होने का एडवांटेज क्या है वो मैंने आपको बताया कि इनके लोकोमोशन में जो है
ईजी होता है, ये अच्छी तरीके से लोकोमोट कर सकते हैं। हायर ऑर्गेनिज्म में ये कैविटी ज़्यादा डेवलप है। जैसे हमारे यहाँ इस कैविटी में पार्टीशन तक है जिसे आप डायाफ्राम बोलते हैं, ये सिर्फ मैमल में होता है। मैमल से पहले आपको डायाफ्राम नहीं मिलेगा। ये सब क्वेश्चन होते हैं जो आपसे नीट में पूछे जाते हैं और सब आपके बुक में लिखा है, इसलिए कभी नहीं डाउट करिएगा कि क्या एनसीईआरटी बुक सफिशिएंट है कि नहीं है। उसी में मैं उससे बियॉन्ड बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उस बुक को पढ़ने का जो तरीका है ना, उस बुक को आप कैसे पढ़ते हैं तो वो डिपेंड करता है। इसीलिए मैं उसको ऐसे इंटरप्रेट कर रहा हूँ कि आपको इन डेप्थ नॉलेज हो जाए और आप उसको कॉग्निटिव वे में समझ पाएँ। ठीक है, तो अभी हम बॉडी कैविटी को आगे पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे देखिए, ये जो बॉडी कैविटी वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें जैसे आपको क्या बताया कि जो एनिमल है, इस एनिमल में इसके गैस्ट्रुला फेज के बेसिस पे आपको बताया कि एनिमल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे एक डिप्लोब्लास्टिक और दूसरा जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक, वो तो आप समझ ही गए हैं। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक में आप देखिए ना कि प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक लोग हैं। ठीक है, ये सारे के सारे हैं। तो इनको फर्दर जो है, ये देखिए यहाँ पे ये 4 नंबर है, ये 11 नंबर है, ये 7 फाइलम को फर्दर जो है कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है और तब उन्हें बेसिस बनाया गया है कि हमेशा आपको याद रखना है कि बॉडी कैविटी या सीलोम का कॉन्सेप्ट सिर्फ ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में होगा। डिप्लोब्लास्टिक में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या डिप्लोब्लास्टिक में सीलोम नहीं होती है? हो ही नहीं सकती। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीनों कंडीशन हो सकता है। तो यहाँ इनको फर्दर डिवाइड किया गया है। जैसे इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं एसिलोमेट्स, ए का मतलब नहीं होना, ठीक है। दूसरा है स्यूडोसिलोमेट्स, स्यूडो का मतलब फॉल्स, ठीक है, इतना आप जानते हैं, जैसे स्यूडोपोडिया आपने पढ़ा है। और यूसिलोमेट्स, ठीक है, यानी ट्रू सिलोम वाले। तो ये 3 कैटेगरी बनाई गई, यूसिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स और एसिलोमेट्स। और ये सब ट्रिप्लोब्लास्टिक के पार्ट हैं। तो इसको हम समझेंगे ये तीनों अलग अलग क्या हैं, ठीक है। तो इसको मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए, जैसे ये तो पहले से पक्का है कि ऑर्गेनिज्म 3 जर्म लेयर वाला है। तो जो मैं कलर कोड वही यूज कर रहा हूँ जो आपको पहले पिछले लेक्चर में बोला है। ये ब्लैक कलर एंडोडर्म के लिए, ये एंडोडर्म हो गया, ठीक है। इसके बाद ये जो रेड है, ये जो है एक्टोडर्म हो गया। एक्टोडर्म जो बॉडी वॉल बनाता है। और इसके बीच में ये जो है ब्लू वाली लाइन, ये मीजोडर्म हो गई। एक ट्रिप्लोब्लास्टिक की बॉडी ऐसे दिखेगी, उसमें 3 लेयर होगी। इसमें अब देखिए क्या होता है कि जो प्लैटीहेल्मिन्थेस है, मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक का पहला फाइलम है, उसमें क्या होता है कि ये जो मीजोडर्म है, ये जस्ट एक पैरेनकाइमेटस लेयर की तरह होती है। जैसे ये एंडोडर्म हो गया, ये एक्टोडर्म हो गया। अब मीजोडर्म इसके अंदर जो है ना, जैसे प्लांट में पैरेनकाइमा के टिश्यू ऐसे भरे होते हैं, ठीक है, एनाटॉमी में आपने पढ़ा होगा, उस तरीके से ये अरेंज होते हैं। इस वजह से इसको बोलते हैं मीजेनकाइमा। अब इस डायग्राम को देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये 2-4 सेल होती हैं, 2-4 सेल की थिकनेस होती है। एक सेल कितनी बड़ी होती है? माइक्रोन में। जैसे ये लाइन मैंने खींच दी ना, तो ये 1 मिलीमीटर हो गया, ठीक है, इसकी थिकनेस। माइक्रोन मतलब बहुत छोटा है। तो इसमें तो 50-100 सेल की लेयर हो सकती है अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे। इसी वजह से इन ऑर्गेनिज्म को एक्चुअल में फ्लैट वर्म बोला जाता है। एक्चुअल में ये डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। जैसे ये इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ऐसे चपटा सा, ठीक है, फ्लैट। ये इनकी बॉडी वॉल होती है ऊपर, और ये जो बीच की जगह होती है, इनमें ये सेल ऐसे भरी होती हैं।
तो यहाँ पे बॉडी वॉल और इंटेस्टाइन के बीच कोई कैविटी नहीं होती है। यहाँ एक ही कैविटी होती है, वो है डाइजेस्टिव कैविटी यानी गट। ठीक है, ये सारे ऑर्गेनिज्म में है। ठीक है, सिर्फ पोरीफेरन में नहीं है क्योंकि वहाँ टिश्यू ही नहीं है। ठीक है, बाकी सब में डाइजेस्टिव कैविटी है। तो ये फ्लैट वर्म की इस तरीके से स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे कोई सीलोम नहीं है, यहाँ पे सीलोम नहीं है, तो इस सब ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं एसीलोमेट्स। तो ये डायग्राम एसीलोमेट्स का हम रहने देते हैं। दूसरा जो तरीका है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, स्यूडोसीलोम कैसे बनेगा, यूसीलोम कैसे बनेगा। देखिए, एक जो यूसीलोम बनता है ना, वो कैसा होता है पहले ये समझिए। एंडोडर्म हो गया, इसके बाहर ये एक्टोडर्म हो गया, ये एक्टोडर्म है, अंदर वाला ये जो है एंडोडर्म है, इंटेस्टाइन बनाएगा। अब इसके अंदर जो सीलोम है, जो मीजोडर्म है, वो देखिए दो तरीके से अरेंज हो सकता है। देखिए इस तरीके से, ये मीजोडर्म है। अब ये जो मीजोडर्म है, इस मीजोडर्म के अंदर ये जो आपकी कैविटी है, इसको हम बोलते हैं सीलोमिक कैविटी, सीलोम। ठीक है, इस डायग्राम को कभी कभी ऐसे भी ड्रॉ करते हैं, दोनों डायग्राम सही है। ये एंडोडर्म है, ये एक्टोडर्म है, और मीजोडर्म के दो लेयर देखिए ऐसे। और इसके अंदर अगर कोई ये ऑर्गन है तो इस ऑर्गन को हम बोलते हैं सीलोमिक ऑर्गन, जैसे आपके लंग्स, जैसे आपके हार्ट। ठीक है, ये सीलोम कहाँ से कहाँ तक है, तो इस एनीलिडा से लेके इस कॉर्डेटा तक, एनीलिडा से लेके कॉर्डेटा तक, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ठीक है, स्यूडोसीलोम एक बच रहा है, वो क्या है, तो स्यूडोसीलोम क्या है उसको समझिए। देखिए, ये एंडोडर्म है, इसके बाहर ये एक्टोडर्म है। ठीक है, ये एक्टोडर्म है, अंदर एंडोडर्म है। यहाँ पे जो मीजोडर्म है वो है, लेकिन वो एक सिंगल लेयर में, डबल ना होके वो सिंगल लेयर में है। इस तरीके से मीजोडर्म है। तो ये जो कैविटी, यहाँ पे ये जो स्पेस बच रहा है, ये पोटेंशियल स्पेस बच रहा है, यहाँ पे इस कैविटी को हम बोलते हैं स्यूडोसीलोम, इसको हम बोलते हैं स्यूडोसीलोम। और इसमें अगर कोई ऑर्गन होगा तो उस ऑर्गन को स्यूडोसीलोमिक ऑर्गन कहेंगे। इस टाइप का अरेंजमेंट जिस एनिमल ग्रुप में है वो है एस्केहेलमिन्थीज यानी राउंड वर्म, जैसे एस्केरिस। ठीक है, तो ये एस्केहेलमिन्थीज या फिर राउंड वर्म में होता है। और ये जो कंडीशन है ये आपको बताया गया एनीलिडा से लेके कॉर्डेटा तक है। अब कुछ एक बुक में ये चीज़ होता है कि ये जो ट्रू सीलोम है, इसके बनने के रास्ते में, मतलब जब ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये बनता है तो ये दो तरीके से बनता है। यहाँ इसे दो तरीके से अरेंज किया जा सकता है। जैसे एक को हम बोलते हैं ड्यूट्रोस्टोमिया, ठीक है, और एक को हम बोलते हैं प्रोटोस्टोमिया। देखिए, मैं यहाँ डिटेल में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि ये आपके लिए बर्डन होगा और आएगा कहीं नहीं वो। ठीक है, वो पहले पूछा जाता था। तो बस आपको इतना बता दूं ग्रुप कि जो एनीलिडा है टू मोलस्का, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ठीक है, इनमें जो सीलोम होता है ये प्रोटोस्टोमिया टाइप होता है। प्रोटोस्टोमिया पुराने टाइप की सीलोम है। ठीक है, बनने के बाद उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बनने का रास्ता अलग है। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, स्टोमा का मतलब होता है माउथ, मतलब गैस्ट्रुला फेज में इनमें माउथ पहले बना। ठीक है, और ड्यूट्रोस्टोमिया क्या होते हैं, जिनमें माउथ, ड्यूट्रो का मतलब होता है लेटर स्टेज में बना। इसमें इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, इनको थोड़ा एडवांस माना जाता है।
और प्रोटोस्टोमिया को थोड़ा इन्फीरियर माना जाता है। बट आपके बुक में जो क्लासिफिकेशन दिया गया उसमें इस वर्ड को मेंशन नहीं किया गया, प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोमिया। आप अगर कोई क्वेश्चन बैंक लेते हैं जो एनसीईआरटी बेस नहीं होगा तो वो पुराने क्वेश्चन को उसमें प्रिंट कर देते हैं और आप देख के उसे घबरा जाएंगे। तो ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है, आप चाहोगे तो उसे पढ़ लोगे, आ जाएगा। और यहाँ मैं उसको इसलिए नहीं रख रहा हूँ कि मैं स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी और नीट के पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ और पिछले 5-7 सालों से ये रिपीट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं पूछा जा रहा। देखिए, जो पिछले 5-7 साल का पैटर्न है वही आपसे पूछा जाएगा, उससे पुराना पैटर्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो उससे पुराने पैटर्न को पढ़ के आप बेमतलब की इन्फॉर्मेशन ओवरलोड मत करिए, जिससे आपको लास्ट मोमेंट कन्फ्यूजन होगा और आपको नुकसान होगा। तो बेहतर ये है कि जो अभी आपका सिलेबस है, जो पैटर्न है उसको फॉलो करिए, वहाँ कुछ नहीं छोड़ना है और उसके आगे पीछे कुछ नहीं पढ़ना है। इतना अप्रोच आप रखिए, जस्ट एकदम सिंपल, ठीक है। तो फिलहाल इसे आप समझ गए कि हमारे पास 3 तरीके ट्रिप्लोब्लास्टी को फर्दर हम डिवाइड करते हैं। तो ये जो ग्रुप था हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक, अब इसमें फर्दर 2 ग्रुप बन गए। ए सिलोमेट जिसमें प्लेटीहेल्मिन्थेस या फ्लैट वर्म आते हैं, स्यूडोसिलोमेट जिसमें एस्के हेल्मिन्थेस राउंड वर्म आते हैं, और यू सिलोमेट्स में एनिलिडा से लेके कॉर्डेटा तक। अगर आप प्रोटोस्टोमिया ड्यूटेरोस्टोमिया को करेंगे तो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का एक साथ आते हैं। इकाइनोडर्मेट, हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट एक साथ आते हैं, ठीक है। ये लास्ट के 3 वाले एडवांस है, इससे 3 वाले इससे इन्फीरियर हैं, ये उससे इन्फीरियर है, ये इनसे इन्फीरियर है, और ये सब ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब क्वेश्चन आ जाएगा फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो आपको पता है प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का यही फ़ायदा है कि आप समझ पाएँ कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम फिलहाल इसको इतना ही रहने दे रहे हैं। नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो आपका टॉपिक है उसे हम कंटिन्यू रखेंगे और उसमें कुछ बेसिस और बच रहे हैं उसको पढ़ेंगे, तब फिर हम इंडिविजुअल फाइलम को एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। ये बेसिस तो बहुत सारा है, लेकिन मैं बेसिकली उतना बता दूंगा जब हम फाइलम को स्टार्ट कर पाए, नहीं तो आपको ये लेक्चर बोर करने लगेंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको लेक्चर बोर न करें, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।